कल लास्ट हमने पिगमेंट्स तक पढ़ लिया था। हम रॉ मटेरियल्स के लिए बात कर रहे थे कि कौन से रॉ मटेरियल्स फोटोसिंथेसिस में यूज आते हैं, राइट। जैसे हमने पिगमेंट्स के लिए पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट के लिए पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट कैसे बनता है, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट कितने टाइप का होता है, अदर पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं, वो सब हमने बेसिक पढ़ा था। आज अपन स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस को, कि वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कैसे चलती है, राइट ना। तो कल अपने रॉ मटेरियल्स के लिए पढ़ लिया था। लास्ट आई थिंक हमने लिखा था कलर ऑफ पिगमेंट्स एंड सेपरेशन ऑफ पिगमेंट्स के लिए हम जिस मेथड का यूज करते हैं इट्स नॉन एज पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, और उसी से हमने कलर भी जो है वो ऑलमोस्ट पता किया था। शायद यहीं तक लास्ट पढ़ा था, कुछ बातें और हैं थोड़ी बहुत, फिर उसके बाद हम प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, राइट। जैसे लीफ कलर जो होता है ना, लीफ कलर, उसके पीछे 4 टाइप ऑफ पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल होते हैं। 4 टाइप ऑफ पिगमेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लीफ कलर। कौन कौन से पिगमेंट्स? क्लोरोफिल ए। अपन ना पता स्टार्ट से यही पढ़ते हैं कि लीफ कलर जो होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है, बट एग्जैक्टली लीफ कलर के लिए 4 टाइप ऑफ पिगमेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल। क्लोरोफिल एन, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनोइड या कैरोटीन जिसको आप बोलते हैं, एंड जेंथोफिल। ये सब मिलकर लीफ कलर को अराइज करते हैं। जैसे क्लोरोफिल ए का जो कलर होता है ना, वो होता है ब्लू ग्रीन, मतलब बेसिकली ग्रीन होता है लेकिन उसमें ब्लूइश कलर आता है। क्लोरोफिल ए येलो ग्रीन होता है, येलो ग्रीन मतलब ग्रास ग्रीन जो होता है, ग्रास के जैसा। और कैरोटीन आपको पता है ये रेड ऑरेंज, रेड ऑरेंज, और जेंथोफिल का कलर आपको पता है येलो। ये सब मिलकर लीफ कलर को राइज करते हैं। तो लीफ कलर ड्यू टू 4 टाइप ऑफ पिगमेंट्स, जो भी हमें कलर दिखता है लीफ का बेसिकली हमें ग्रीन ही दिखता है, बट वो एक्चुअल में ग्रीन कलर जो होता है वो इन सब के मिक्सचर से बनता है। तो आप उसको प्योरली ग्रीन नहीं बोल सकते, अलग अलग कलर्स का मिक्सचर है, बट मोस्ट ऑफ द क्लोरोफिल ए और बी होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द ग्रीन कलर ही होता है। तो लीफ कलर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है आप लिख लो, ये लीफ कलर के लिए लिख लो 4 टाइप ऑफ पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड जेंथोफिल। तो 4 टाइप ऑफ पिगमेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लीफ कलर, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड जेंथोफिल। कंप्लीट? इट्स अ कंप्लीट। कलर ऑफ लीफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 टाइप ऑफ पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड जेंथोफिल। The color of chlorophyll is blue green, color of chlorophyll is yellow green, yellow green means grass green, and carotene give color red orange and xanthophyll yellow। इस वजह से हमें एक पूरा कलर मिलता है जो मिलकर बनाता है लीफ कलर। ओके, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और बताता हूँ, फिर हम प्रोसेस पे आ जाएंगे। एक एक्सपेरिमेंट है मॉल्स एक्सपेरिमेंट, मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है ना वो है, तो इट रिप्रेजेंट प्रेजेंस ऑफ या एसेंशियलिटी ऑफ O2 CO2। इट रिप्रेजेंट एसेंशियलिटी ऑफ CO2 इन फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर CO2 की एसेंशियलिटी को रिप्रेजेंट करने का काम करता है ये वाला एक्सपेरिमेंट। हमें तो एग्जैक्टली ये याद रखना है, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ ये एक्सपेरिमेंट क्या है। लाइक कि हमारे पास एक प्लांट है, उसके यहाँ पर हमारे पास कुछ लीव्स है और यहाँ पर भी हमारे पास कुछ लीव्स है, राइट। हमने क्या किया, इस प्लांट की कुछ लीव को एक बॉक्स में पैक किया, राइट, और यहाँ पर हमने रखा KOH। KOH एक्चुअली क्या करता है, जितनी भी CO2 होता है ना इस बॉक्स के अंदर उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो KOH पूरी CO2 को ऑब्जॉर्व कर लेगा। मतलब अब इस बॉक्स के अंदर CO2 अवेलेबल नहीं है और इस लीफ के पास CO2 अवेलेबल है। फिर उन्होंने क्या किया, इस प्लांट को कुछ टाइम धूप में रख दिया और नॉर्मल फोटोसिंथेसिस के लिए इसको छोड़ दिया। कुछ टाइम के बाद इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया बेटा, कि यहाँ पर बहुत सारे स्टार्च ग्रेन मिले उन्हें। स्टार्च ग्रेन क्यों मिले, क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस से क्या बनेगा, ग्लूकोज, और प्लांट में ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाते हैं स्टार्च में। तो उनको यहाँ स्टार्च ग्रेन्स मिले, लेकिन यहाँ स्टार्च ग्रेन्स नहीं थे। इसका मतलब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुआ। उसका रीजन था
क्योंकि यहाँ पर CO2 अवेलेबल थी, तो CO2 को इसने कैच किया और ग्लूकोज बनाया। बट इस बॉक्स के अंदर CO2 नहीं थी, क्योंकि जो ऑलरेडी CO2 थी उसको उन्होंने KOH से हटा दिया था। और इस तरह इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि CO2 की प्रेजेंस बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस में। अगर CO2 नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो आपको सिर्फ इतना सा लिखना है। ये तो एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट आप पूछते नहीं है क्योंकि अपना तो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। तो अपन को सीधा याद रखना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ CO2 या एसेंशियलिटी ऑफ CO2 रिप्रेजेंटेड बाय मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। तो ये नीचे आप स्टार बना के लिख लेना। ये अपना साइंटिस्ट और रॉ मटेरियल वाला अपना पूरा काम हो गया कि कहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, क्यों होता है और वो सब। ठीक है, तो मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट इट रिप्रेजेंट एसेंशियलिटी ऑफ CO2 इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जल्दी से आप इसे फटाफट लिख लो नीचे ताकि हमें याद रहे। कई बार क्वेश्चन इस तरह आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट रिप्रेजेंट एसेंशियलिटी ऑफ CO2 इन फोटोसिंथेसिस, तो हमारा आंसर जाए मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। CO2 की एसेंशियलिटी को, CO2 की इंपॉर्टेंस को जो एक्सपेरिमेंट रिप्रेजेंट करता है वो मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट है। और अगर पूछे कि सनलाइट की इंपॉर्टेंस को किसने एक्सप्लेन किया, तो कल मैंने बताया था इंजन हाउस। ओके, एयर और लाइट प्रेजेंस को एक साथ कंबाइंडली और ब्रीफली बताया था स्टीफन हेल ने। दैट्स व्हाई स्टीफन हेल नोन एज फादर ऑफ प्लांट फोटोसिंथेसिस या फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। फोटोसिंथेसिस को डिस्कवर किसने किया था? इंजन हाउस ने। ये सब हमने पढ़ लिया था, हो गया ये। चलो अब आप आगे चलते हैं और मेन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस को देखें तो 6 CO2 प्लस 12 H2O ये दोनों कंबाइंड होंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और यहां पर होगा क्लोरोफिल। पिगमेंट तो बहुत सारे होते हैं बट बेसिकली अपन क्लोरोफिल को ले रहे हैं। और ये सब मिलकर बनाते हैं C6H12O6 मतलब ग्लूकोज, साथ में निकलती है 6O2 एंड 6H2। कई बार ऐसा होता है कि करेक्ट इक्वेशन ही पूछ ली जाती है और हमें इक्वेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो वो नहीं रहना चाहिए हमारा। तो ये करेक्ट इक्वेशन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि CO2 जो है वो कन्वर्ट होकर बनाता है ग्लूकोज। दिस रिएक्शन नॉन एज रिडक्शन, इसको आप रिडक्शन बोलते हैं। और H2O से ऑक्सीजन रिलीज होती है, इसको ऑक्सीडेशन, इसको ऑक्सीडेशन। तो मतलब फोटोसिंथेसिस में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं। इसी के लिए अपन बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ, रेडॉक्स अगर ऑप्शन में नहीं मिले ना बेटा तो आप रिडक्शन भी लिख सकते हैं। आप बोलेंगे सर वाई? क्योंकि इसका मेन टारगेट क्या है? फोटोसिंथेसिस का मेन टारगेट है ग्लूकोज सिंथेसिस। अगर हमें ऐसा ऑप्शन है कि हमारे पास रेडॉक्स ऑप्शन है ही नहीं चारों ऑप्शंस के अंदर, तो हमें एक ऑप्शन वहां पर चूज करना होगा, तो हम रिडक्शन को ले लेंगे। बिकॉज मेन टारगेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज सिंथेसिस, नॉट O2 प्रोडक्शन। O2 तो को प्रोडक्ट है, वो तो गलती से निकला है प्लांट से, इसलिए अपन रिडक्शन ले लेंगे। अगर रेडॉक्स है तो बेस्ट आंसर है रेडॉक्स। यहां पर एनर्जी का यूज होता है एज ए सनलाइट, और एनर्जी का यूज होता है इसलिए इसको बोलते हैं बेटा एंडरगोनिक रिएक्शन। एंडरगोनिक, एंडरगोनिक का मतलब होता है जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी प्रोसेस को करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है, और अगर यही एनर्जी रिलीज हो रही होती है ना तो आप इसको एक्सरगोनिक बोल देते। तो एंडरगोनिक रिएक्शन है ये, दैट इज द एंडरगोनिक रिएक्शन। ओके, और कुछ फॉर्म्ड होता है, और जहां फॉर्म होता है उसको बोलते हैं एनाबोलिक रिएक्शन, और ब्रेक होता तो मैं बोलता कैटाबोलिक रिएक्शन। तो दैट इज द एनाबोलिक रिएक्शन। तो आप बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस रेडॉक्स, एंडरगोनिक, एनाबोलिक। क्वेश्चंस जैसे आ जाते हैं, फोटोसिंथेसिस इज, फोटोसिंथेसिस इज, और ऑप्शन दे देते हैं ए एनाबोलिक प्रोसेस, एनाबोलिक रिएक्शन। क्वेश्चन सेकंड आपने उन्होंने दिया रेडॉक्स रिएक्शन, बी। सी ऑप्शन दिया उन्होंने एंडरगोनिक रिएक्शन, और 4 दिया ऑल। तो हमारा आंसर होगा ऑल। करेक्ट आंसर इज ऑल, बिकॉज एनाबोलिक, रेडॉक्स और एंडरगोनिक तीनों टाइप की रिएक्शन को हम फोटोसिंथेसिस में इंक्लूड करते हैं। तो ये नोट कर लो आप क्वेश्चन के साथ। ओके, तो फोटोसिंथेसिस एक्चुअल इक्वेशन हमें पता होना चाहिए। कई बार आता है 4 इक्वेशन दे देते हैं और पूछते हैं विच इज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमें पता होना चाहिए कि ये करेक्ट इक्वेशन है, जहां किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है, ये सब हमारा क्लियर होना चाहिए कि CO2 रिडक्शन करता है, ग्लूकोज फॉर्म करता है, H2 रिडक्शन करता है और O2 फॉर्म करता है। राइट, दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन, एंडरगोनिक रिएक्शन एंड एनाबोलिक रिएक्शन। रेडॉक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। एंडरगोनिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ एनर्जी का यूज हो रहा है। और आप इसको एनाबोलिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कुछ फॉर्म्ड हो रहा है।
जब कुछ बनता है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एनाबॉलिक, और जब कुछ ब्रेक होता है तो उसको अपन बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन, राइट। नोट हो गया ये? चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। इट्स कंप्लीट। ओके ओके, जैसे क्वेश्चन में तुम्हें देता हूं, देखते हैं तुम लोग क्या करते हो। ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस oxygen of glucose come from A CO2, B H2O, C sunlight, D CO2 and H2O both. Answer: in photosynthesis O2 of glucose come from, आंसर इज, देखो यही गलती करते हैं हम, पता है क्या एक्चुअली क्या है। हम क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ते, यहां पर नॉलेज नहीं है, यहां पर सिर्फ अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन को ध्यान रखना है। अपन ने लिखा है O2 ऑफ ग्लूकोज, अब मैं पिछली वाली रिएक्शन को निकाल रहा हूं, ये हमारा ग्लूकोज था, राइट। इस ग्लूकोज में O2 कहां से आई? CO2 से आई। मैंने ये थोड़ी ना पूछा है, मैंने पूछता ना अगर ऑक्सीजन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फिर आप आंसर देते H2O। वॉन नेल ने कल कहा था, मैंने कल पढ़ाया था कि वॉन नेल ने बोला था कि O2 ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑलवेज रिलीज फ्रॉम H2। बट क्वेश्चन इज डिफरेंट। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इन फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन ऑफ ग्लूकोज कम फ्रॉम, तो ऑक्सीजन ऑफ ग्लूकोज कहां से आता है? CO2 से। तो करेक्ट आंसर इज ए। यहां हम थोड़ा सा गलत कर जाते हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि एक्चुअल में क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, राइट। तो यहां पूछा है इन फोटोसिंथेसिस O2 ऑफ ग्लूकोज कम फ्रॉम, अगर जस्ट ये पूछता ना इन फोटोसिंथेसिस O2 कम फ्रॉम, तो हमारा आंसर होता है H2O। वॉन नेल, रुबेन, हाशिद एंड कॉमेन, उन सब ने बोला था। बट यहां क्वेश्चन कुछ अलग था, यहां क्वेश्चन था O2 ऑफ ग्लूकोज इन फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम, तो हमारा आंसर जाएगा CO2, करेक्ट। आगे बढ़े अपन। आगे बढ़े। ओके, दैट इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट फोटोसिंथेसिस किसने किया था? बैक्टीरिया ने, नॉट प्लांट। पहला फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया ने किया था। हाँ, वो बैक्टीरिया क्या करते थे? वो H2O का यूज नहीं लेते थे, वो H2S का यूज लेते थे। इसलिए जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते थे ना, तो सल्फर गैस रिलीज होती थी। फर्स्ट टाइम H2O का यूज स्टार्ट किया था ब्लू ग्रीन एल्गी ने। तो इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया ने किया, बट फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन प्रोड्यूस ब्लू ग्रीन एल्गी ने किया था। तो आप नीचे एक जस्ट लाइन लिख लेना, फर्स्ट फोटोसिंथेसिस डन बाय बैक्टीरिया। नीचे जस्ट एक पॉइंट लिखना बेटा, फर्स्ट फोटोसिंथेसिस डन बाय बैक्टीरिया, बट फर्स्ट टाइम O2 produced by blue green algae cyanobacteria। क्योंकि पहली बार बैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस किया, ये बिल्कुल सही है, बट वो यूज करते थे H2S का, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती थी। जब ब्लू ग्रीन एल्गी ने O2 का यूज करना स्टार्ट किया ना, तब उन्होंने O2 प्रोड्यूस की। तो आपने कहा फर्स्ट फोटोसिंथेसिस डन बाय बैक्टीरिया, बट फर्स्ट टाइम O2 प्रोड्यूस बाय ब्लू ग्रीन एल्गी। कंप्लीट। तो ये पॉइंट आपका हो गया कि फर्स्ट टाइम फोटोसिंथेसिस डन बाय बैक्टीरिया, बट फर्स्ट टाइम O2 प्रोड्यूस बाय ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, ये अपने पॉइंट्स वाला काम खत्म हुआ। देखिए, फोटोसिंथेसिस में दो पोर्शन है। फोटोसिंथेसिस के अंदर दो पोर्शन है, एक रिएक्शन जिसको आप बोलते हैं लाइट रिएक्शन, एंड सेकेंड जिसे आप बोलते हैं डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दो प्रोसेस चलता है। अच्छा, 1 मिनट। लाइट रिएक्शन को रॉबर्ट हिल ने डिस्कवर किया था, दैट्स व्हाई इट आल्सो नोन एज हिल रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन को ब्लैकमैन ने आपको एक्सप्लेन किया था, दैट्स व्हाई इज आल्सो नोन एज ब्लैकमैन रिएक्शन। तो
आप इसको ब्लैकमैन रिएक्शन और हिल रिएक्शन भी बोल सकते हो। लाइट रिएक्शन कहां होता है, तो कल ही मैंने बताया था, इट कंप्लीट इन या इट अकर इन ग्रेना, ये ग्रेना में होती है। और इसमें भी मैंने लिखाया था इट अकर इन स्ट्रोमा। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया कि ये ग्रेना में चलता है और वो स्ट्रोमा में चलता है। तो लाइट रिएक्शन ग्रेना के अंदर चलेगा और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में चलेगा। ओके आगे चलते हैं। लाइट रिएक्शन का टारगेट क्या है, सनलाइट को ऑब्जॉर्व करना है। इसका टारगेट है सनलाइट को ऑब्जॉर्व करना है और उसको कन्वर्ट कर देना है एटीपी में, उसको कन्वर्ट कर देना है एटीपी में सनलाइट। और ये काम बहुत अच्छे से करेंगे कौन, पिगमेंट्स। तो लाइट रिएक्शन का मेन टारगेट क्या है, लाइट रिएक्शन का मेन टारगेट है सनलाइट को ऑब्जॉर्व किया जाए और उसको एटीपी में कन्वर्ट किया जाए। और डार्क रिएक्शन का टारगेट है CO2 को पकड़ा जाए, H2O को पकड़ा जाए, उनको रिएक्ट कराया जाए और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाए। मतलब ग्लूकोज फॉर्म करना मेन टारगेट है डार्क रिएक्शन का। बट एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि CO2 और H2O को रिएक्ट करा के ग्लूकोज बनाना है, तो यहां पर नीड होती है एटीपी की, और ये एटीपी यही वाले होते हैं। मतलब प्लांट को अगर ग्लूकोज बनाना है तो उसको एटीपी चाहिए, और एटीपी कहां से आएंगे, लाइट रिएक्शन से। इसलिए प्लांट को दोनों प्रोसेस को पैरेलली चलाना पड़ता है। पहले लाइट रिएक्शन चलेगी, सनलाइट को पकड़ा जाएगा, एटीपी में कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद इन्हीं एटीपी की हेल्प से डार्क रिएक्शन ऑपरेट होगी और ग्लूकोज बनेगा। तो फोटोसिंथेसिस के ये दोनों पार्ट बहुत एसेंशियल है और बहुत नेसेसरी भी है कि पहले लाइट रिएक्शन होगी, सनलाइट को पकड़ के एटीपी बनाया जाएगा, फिर उन एटीपी की हेल्प से ग्लूकोज बनाया जाएगा। वन थिंग देखो, एटीपी बनता कैसे, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एक रिएक्ट करता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, और इनऑर्गेनिक से फॉस्फेट से रिएक्ट करके बनाता है एटीपी। अब यहां पर कौन अटैच हो रहा है, फॉस्फेट अटैच होता है, इसलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एटीपी सिंथेसिस। ध्यान से सुनना, एटीपी कैसे बनता है, कोई भी चीज हो, किसी से भी बने, सनलाइट से बने या ग्लूकोज से बने या फ्रक्टोज से बने, किसी भी चीज से अगर एटीपी बने तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि एटीपी बनने का प्रोसेस सेम है। एक एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है, वो रिएक्ट करता है आईपी का मतलब है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से रिएक्ट करेगा, बनेगा तो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और दिस प्रोसेस नोन एज फॉस्फोराइलेशन। ये तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए साइड में। अब यहां पर एटीपी किससे बनते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में बनते हैं, सनलाइट की वजह से बनते हैं, इसलिए इसको एक नाम दे दिया फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो कभी इस तरह का क्वेश्चन है ना कि व्हाट इज द फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो आप बोल सकते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन इज अदर नेम ऑफ लाइट रिएक्शन। फोटो मतलब लाइट, फॉस्फोराइलेशन मतलब एटीपी सिंथेसिस। जब लाइट से एटीपी बनते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, और उस प्रोसेस का दूसरा नाम है लाइट रिएक्शन। गॉट इट, कि व्हाट इज द लाइट रिएक्शन, इन विच अब्सॉर्ब सनलाइट एंड कन्वर्ट इन एटीपी, एंड दिस प्रोसेस आल्सो नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन एक अदर नाम है किसका, लाइट रिएक्शन का। तो कभी लाइट रिएक्शन की जगह ये भी लिखा जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे नोट कर लो, और फिर इसको अपन और डिटेल में चलते हैं क्योंकि यही रिएक्शंस तो हमें आगे पढ़नी है पूरी। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, हमारे पास दो रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन में लिखा अपन है इट अकर इन ग्रेना और इट अकर इन स्ट्रोमा, और यहां पर सनलाइट को अब्सॉर्ब करके एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है, और उन्हीं एटीपी की हेल्प से CO2 और H2O को पकड़ के ग्लूकोज बनाया जाता है। तो दोनों एसेंशियल है। लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि रॉबर्ट हिल ने डिस्कवर किया था, और डार्क रिएक्शन को ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि ब्लैकमैन ने डिस्कवर किया था। और लाइट रिएक्शन का एक अदर नाम मैंने दिया फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि हम यहां पर लाइट की हेल्प से एटीपी फॉर्म करते हैं, दैट्स व्हाई इट आल्सो नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। नोट करो, बताओ जल्दी ताकि आगे बढ़े फिर अपन। बहुत कॉमन क्वेश्चंस बन जाते हैं, लाइट रिएक्शन अकर इन तो आप बोल सकते हैं ग्रेना, डार्क रिएक्शन अकर इन तो आप बोल सकते हैं स्ट्रोमा। ओके, इट्स कंप्लीट। राहुल,
ओके चलो आगे चलते हैं अपन। सबसे पहले मैं लेता हूं लाइट रिएक्शन को, क्योंकि हमें ये डिटेल में पढ़नी है। लाइट रिएक्शन जिसका हमने 3 नाम दिए, हिल रिएक्शन बिकॉज हिल ने इसको एक्सप्लेन किया था, और इट ऑल्सो नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन इसलिए क्योंकि लाइट की हेल्प से एटीपी को बनाया जाता है, इसलिए अपन इसको बोल रहे हैं। ये 2 टाइप से चलता है, एक साइक्लिक एक नॉन साइक्लिक। क्योंकि एटीपी बनाना है तो साइक्लिक रिएक्शन को लो या फिर आप नॉन साइक्लिक रिएक्शन को लो, दोनों का टारगेट एटीपी फॉर्म करना है। इसके 2 टाइप्स हैं, तो आप इस तरह डिवाइड करो इसको लाइट रिएक्शन, हिल रिएक्शन या फोटोफॉस्फोराइलेशन हेडिंग डाल के 2 पार्ट्स में डिवाइड करो कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक 2 तरह से ये एटीपी फॉर्म करना है। द मेन टारगेट ऑफ लाइट रिएक्शन इज एटीपी सिंथेसिस, मतलब इसका मेन टारगेट ही क्या है, एटीपी फॉर्मेशन करना, एटीपी सिंथेसिस करना, एटीपी फॉर्मेशन। और एटीपी फॉर्मेशन के लिए 2 मेथड को यूज करता है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक को साइक्लिक रिएक्शन एंड नॉन साइक्लिक रिएक्शन, ये दोनों हमें पढ़ना है। साइक्लिक रिएक्शन एंड नॉन साइक्लिक रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन, हिल रिएक्शन या फोटोफॉस्फोराइलेशन, इनका मेन टारगेट है एटीपी फॉर्मेशन, और ये 2 टाइप से एटीपी बनाता है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। पहले मैं दोबारा आपको समझा देता हूं, क्योंकि कल भी मैंने एक डायग्राम बनाया था, मैं वापस एक डायग्राम बना रहा हूं क्लोरोप्लास्ट का। ये हमारा ग्रेना है, ऐसे बहुत सारे ग्रेना होते हैं, कल भी बताया था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। और इनको जोड़ने वाले भी कुछ थाइलेकोइड्स होते हैं, इनको अपन बोलते हैं ग्रेना, और ये जो होता है इसको अपन बोलते हैं स्ट्रोमल थाइलेकोइड, स्ट्रोमल थाइलेकोइड, ठीक है, स्ट्रोमल थाइलेकोइड। और पिगमेंट की बात करें तो यहां पर कुछ पिगमेंट्स होते थे, आपको पता है, इन पिगमेंट्स में दोनों होते थे, पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड, और इसको अपन बोलते थे क्वांटासोम। थोड़ा सा मैं रिवाइज करा रहा हूं ताकि अभी काम आएगा, क्योंकि मैं जस्ट वही स्टार्ट करने वाला हूं, क्वांटासोम। और यहां पर भी कुछ पिगमेंट्स मिलते थे, यहां केवल पीएस फर्स्ट पिगमेंट मिलता था। ये अपन ने कल पढ़ा था, डायग्राम नहीं बनाना है, सिर्फ मैं रिवाइज करा रहा हूं ताकि हम जब पढ़ेंगे तो हमें याद रहे कि ग्रेना के ऊपर दोनों टाइप के पिगमेंट्स मिलते हैं, पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड। और ये जो इन दोनों को अटैच करता था, जिसको हम स्ट्रोमल थाइलेकोइड बोलते थे, वहां पर एक ही पिगमेंट मिलता था, पीएस फर्स्ट, ये अपन को पता है। और यहाँ पर ये जो पूरा खाली जगह है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, जहाँ पर डार्क रिएक्शन चलती है। तो स्ट्रोमा में तो डार्क रिएक्शन चलती है और ग्रेना पर चलती है लाइट रिएक्शन। पिगमेंट्स का फिर याद रखना, स्ट्रोमल थाइलेकोइड पे पीएस फर्स्ट मिलता है और ग्रेना पर दोनों पिगमेंट्स मिलते हैं। अब अपन आगे चलते हैं। सबसे पहले साइक्लिक रिएक्शन, पहले समझना फिर नोट करना। जैसे हमने लिया कि ये कोई थाइलेकोइड है, ये थाइलेकोइड, और ये थाइलेकोइड के अंदर कैविटी, इस कैविटी को अपन बोलते हैं ल्यूमेन, जो अंदर कैविटी है उसको अपन बोल रहे हैं ल्यूमेन, और ये हमारा एक थाइलेकोइड है। जब लाइट गिरती है 700 नैनोमीटर और मोर, इससे ज़्यादा की लाइट भी हो सकती है, तो एक पिगमेंट सिस्टम काम करता है जिसको बोलते हैं पीएस फर्स्ट। क्योंकि अपन ने कल ही पढ़ा था, पीएस फर्स्ट से वो पिगमेंट आते हैं जो 700 से ज़्यादा पे काम करते हैं। जैसे सनलाइट पीएस फर्स्ट पे गिरेगी, यहाँ के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यहाँ से मूव ऑन करेंगे एक नए पिगमेंट के पास, जिसका नाम है एफआरएस। एफआरएस कौन है मैं बता दूंगा, फेरस रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट या फेरस सल्फर प्रोटीन बोलते हैं अपन उसको। एफआरएस इस इलेक्ट्रॉन को फिर आगे ट्रांसफर करेगा फेरेडॉक्सिन के पास, एफडी के पास। एफडी से फिर ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा साइटोक्रोम B6 के पास, सॉरी पूरा लिख देना इसको, CYT साइटोक्रोम B6। फिर ये चला जाता है साइटोक्रोम F के पास, साइटोक्रोम F। फिर ये चला जाता है PC के पास, प्लास्टोसाइनिन के पास, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन वापस लौट आता है पीएस। इसीलिए तो आप साइक्लिक बोल रहे हो, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकला था ना एक्साइटेड होके, वो घूमता हुआ फिरता हुआ वापस किसके पास आ गया, पीएस फर्स्ट के पास आ गया। जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी से जो एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी की हेल्प से बनाया जाता है एटीपी। एक एटीपी प्रोड्यूस होता है यहाँ पर और 1 एटीपी प्रोड्यूस होता है यहाँ पर। इसका मतलब है एक बार जब साइक्लिक रिएक्शन चलती है तो 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। तो आपको डायग्राम से पता चल रहा है कि जब 700 नैनोमीटर की लाइट पीएस फर्स्ट पे गिरेगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर निकलेगा एफआरएस।
देन वो चला जाता है एफडी के पास, फिर साइटोक्रोम B6 के पास, एफ के पास, पीसी के पास, और वापस लौट आता है पीएस फर्स्ट के पास। मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस तो नहीं हुआ, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकला था ना वो घूमता फिरता हुआ वापस यहाँ आ गया। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस को अपन थोड़ा सा मैनेज करते हैं। इस डायग्राम को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। पॉइंट्स, देखो बहुत सारे पॉइंट्स पे क्वेश्चन बनते हैं। पहला, ये कहाँ होता है तो ध्यान रखना, साइक्लिक रिएक्शन या इट अकर इन ग्रेना पर भी होगी, क्योंकि ग्रेना पर भी सॉरी पीएस फर्स्ट मिलता है, तो इट अकर इन ग्रेना एंड स्ट्रोमल थाइलेकोइड, दोनों जगह होगी। आप बोलेंगे सर दोनों जगह क्यों? बिकॉज दोनों जगह पीएस फर्स्ट पिगमेंट मिलते हैं, तो दोनों जगह मैंने लिखी है, एक तो स्ट्रोमल थाइलेकोइड और एक ग्रेना, दोनों जगह पर है। उसका रीजन है ये डायग्राम, ये देखो पीएस फर्स्ट यहां पर भी है, ग्रेना के पास भी, और यहां पर भी पीएस फर्स्ट है। तो जहां जहां पीएस फर्स्ट होगा ना वहां वहां साइक्लिक रिएक्शन चलेगी। इसीलिए तो मैंने यहां लिखा हुआ है, सॉरी, इसीलिए तो यहां लिखा हुआ है मैंने कि इट अकर इन ग्रेना एंड स्ट्रोमल थाइलेकोइड, दोनों जगह पर चलेगी, क्योंकि दोनों जगह पर पीएस फर्स्ट होता है। सेकंड क्वेश्चन बनता है, पीएस फर्स्ट पिगमेंट इन्वॉल्व, पीएस फर्स्ट पिगमेंट इन्वॉल्व, तो कौन से पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पर? पीएस फर्स्ट पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन लॉस एब्सेंट, इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं है यहाँ पर क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो इलेक्ट्रॉन घूम फिर के वापस यहाँ आ गया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहां पर क्वेश्चन आता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज एफआरएस। एफआरएस नहीं है ऑप्शन में तो फिर आप एफडी भी लगा सकते हैं, क्योंकि पहली बार इलेक्ट्रॉन किसने लिया? एफआरएस ने। कई बार एफआरएस नहीं होता है ऑप्शन में, तो हम सेकंड को फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मान लेंगे, एफडी। व्हाट इज द एफआरएस? एफआरएस का पूरा नाम भी याद होना चाहिए, फेरस सल्फर प्रोटीन। या तो आप इसको फेरस सल्फर प्रोटीन बोलो, या फिर इसका पूरा नाम लिखो, फेरस रेड्यूसिंग सबस्ट्रेट, फेरस रेड्यूसिंग सबस्ट्रेट। और एफडी का पूरा नाम कोई पूछे तो फेरेडॉक्सिन। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कोई पूछे तो एफआरएस या फिर हम एफडी आंसर देंगे। नेक्स्ट और क्या क्वेश्चन बनता है, वन साइक्लिक रिएक्शन, ये अच्छा क्वेश्चन है, वन साइक्लिक रिएक्शन प्रोड्यूस 2 एटीपी। तो एक साइक्लिक रिएक्शन से कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं? 2, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन गया था वो जब घूम रहा था तो काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से 2 एटीपी फॉर्म होता है। तो आपने लिखा है ये रिएक्शन कहां चलती है? 2 जगह पर। यहाँ कौन से पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं? पीएस फर्स्ट। क्या इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन गया था वो घूम फिर के आ गया। पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? एफआरएस। ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या लगाओगे? एफडी। और एक साइक्लिक रिएक्शन से आपको कितने एटीपी मिले? 2 एटीपी मिले। एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट आप याद रखना, पीसी, ये वाला जो पीसी आपको दिख रहा है ना, इसको आप बोलते हैं प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन इज कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट। तो क्वेश्चन आता है कौन सा पिगमेंट कॉपर कंटेनिंग है, तो आपको याद रखना है पीक्यू। और 2 पिगमेंट और है जो भी कुछ ना कुछ मेटल को अपने पास रखते हैं, जैसे एफआरएस एंड एफडी। इनको आप लिख सकते हो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। तो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट कौन है? तो वो हम याद रख सकते हैं कि आयरन कंटेनिंग पिगमेंट एफआरएस और एफडी दोनों होते हैं। और पीसी के पास क्या होता है? तो पीसी के पास होता है कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट। ये जो CYT लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है साइटोक्रोम। तो ये पूरा मतलब हमें पता चल गया। जब 700 या ज्यादा की लाइट गिरेगी तो पीएस फर्स्ट एक्टिव होगा, एफआरएस इलेक्ट्रॉन को लेगा, एफडी B6 साइटोक्रोम F पीसी और वापस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इस तरह के मोमेंट की वजह से 2 एटीपी प्रोड्यूस होंगे। कहां होंगे? फर्स्ट एटीपी बिटवीन एफडी एंड साइटोक्रोम B6 एंड सेकंड एटीपी बिटवीन B6 एंड F। तो एक साइक्लिक रिएक्शन चलने से 2 एटीपी बन रहे हैं। क्या क्या क्वेश्चंस पॉसिबल है वो सब मैंने वहां लिख दिया है। पूछेंगे कि कहां चल रहे हैं तो वो हम आंसर दे सकते हैं, कौन से पिगमेंट इन्वॉल्व हुए तो वो आंसर दे सकते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो नहीं हुआ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था? एफआरएस। नहीं हो ऑप्शन में तो फिर एफडी। ये सब आप नोट कर लो, ये पॉइंट्स और इसके डायग्राम को। तो दैट इज द साइक्लिक रिएक्शन।
क्या आपको पता है साइक्लिक हो या नॉन साइक्लिक हो, दोनों का टारगेट एटीपी प्रोड्यूस करना है, क्योंकि जब ये एटीपी प्रोड्यूस करेंगे तभी तो ग्लूकोज बनेगा। तो ये पॉइंट्स है और ये डायग्राम है जैसे बना लो बता देना, ताकि फिर अपन नॉन साइक्लिक रिएक्शन को भी पढ़ेंगे। तो साइक्लिक रिएक्शन एंड नॉन साइक्लिक रिएक्शन आर टू पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, और दोनों का टारगेट एटीपी बनाना है। जैसे कि हमने देखा साइक्लिक जब एक बार चली तो 2 एटीपी प्रोड्यूस हुए। अब नॉन साइक्लिक को देखना है कि वो क्या करता है। यहां से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो सब हमने पॉइंट्स में लिख लिए ताकि हमें याद रहे। कंप्लीट होते ही बताना। हुआ प्रकाश, पूजा, श्रेया, ईश्वर, कंप्लीट होते बताना ताकि मैं आगे बढ़ूं। ओके, तो ये पॉइंट्स था और ये डायग्राम था साइक्लिक रिएक्शन का। कितने एटीपी यहां से प्रोड्यूस हो सकते हैं वो हमें पता चल गया, राइट। चलो हम आगे चलते हैं नॉन साइक्लिक रिएक्शन के पास कि वो कैसे काम करता है। और नॉन साइक्लिक रिएक्शन को थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा टिपिकल है इसकी कंपेयरली, बट ज्यादा टिपिकल नहीं है, डोंट वरी। नॉन साइक्लिक रिएक्शन, नॉन साइक्लिक रिएक्शन ऑल्सो नोन एज जेड स्कीम। जेड स्कीम क्यों बोलते हैं वो सब मैं बता दूंगा। जो भी है साइक्लिक हो नॉन साइक्लिक हो उससे क्या फर्क पड़ता है, सबका टारगेट तो एक ही है, एटीपी बनाना। इसके लिए पूरा प्रोसेस देखो। ये हमारा थाइलेकोइड है और ये थाइलेकोइड की ल्यूमेन, ल्यूमेन का मतलब कैविटी। और आपको पता है थाइलेकोइड के चारों तरफ क्या होता है, स्ट्रोमा। ये चारों तरफ स्ट्रोमा है, राइट। सनलाइट गिरी, सनलाइट कौन सी, 680 नैनोमीटर और लेस, क्योंकि आपको पता है जब ये लाइट गिरेगी ना 680 नैनोमीटर और लेस, तो कौन सा पिगमेंट सिस्टम काम करेगा, पीएस सेकंड। पीएस सेकंड अपने आप एक्टिव हो जाएगा इस लाइट के आते, और इस लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर निकलेगा और उसको रिसीव करेगा एक पिगमेंट जिसका नाम है फियोफाइटिन। तो ये इलेक्ट्रॉन चला गया फियोफाइटिन के पास। फियोफाइटिन नेक्स्ट ट्रांसफर कर देगा पीक्यू, प्लास्टोक्यूनोन के पास। पीक्यू इसे ट्रांसफर करेगा साइटोक्रोम पिगमेंट के पास, साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F, मैं कंबाइंडली लिख रहा हूं साइटोक्रोम। साइटोक्रोम इस इलेक्ट्रॉन को देगा पीसी को, प्लास्टोसाइनिन को। प्लास्टोसाइनिन इस पिगमेंट को देगा पीएस फर्स्ट को, जो कि हमेशा देता है। पीएस फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर निकलेगा, उस इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेड होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एफआरएस के पास। एफआरएस से इलेक्ट्रॉन जाता है एफडी के पास, राइट। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था तो यहां पर एक एटीपी प्रोड्यूस हुआ था। अभी तक हमें सिर्फ 1 एटीपी मिला है, एनर्जी के मूवमेंट, एटीपी के इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से। पीएस सेकंड से फियोफाइटिन, देन पीक्यू, देन साइटोक्रोम, देन पीसी, देन पीएस फर्स्ट, एफआरएस, एफडी, और यहां से इलेक्ट्रॉन चला जाता है स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा जहां पर कौन वेट करते हैं, NADP+, और स्ट्रोमा के बहुत सारे H+, प्लस है मतलब उनको इलेक्ट्रॉन की नीड है, वो अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को क्योंकि उनको नीड है। प्लस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन नीड को बताता है। तो NADP+, H+ और ये इलेक्ट्रॉन, ये तीनों आपस में रिएक्ट करते हैं और उससे बन जाता है 2NADPH2। और आपको पता होना चाहिए 2NADPH2 इक्वल टू 6 ATP, क्योंकि 1 NADPH2 इक्वल टू 3 ATP होता है। ये है क्या, हमारी बॉडी या प्लांट बॉडी एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में यूज करती है, और एटीपी जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो कुछ ना कुछ नई चीजें बना लेते हैं। जैसे 3 ATP मिलकर बनाता है 1 NADH2। जैसे नहीं होता 500 का नोट है तो उसमें 100 के 5 पार्ट्स है, वैसे ही 1 NADPH2 इक्वल टू 3 ATP। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो यहां पर ये एनर्जी प्रोड्यूस हुई। अब बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, यहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। अच्छा, ये जेड जैसा दिखता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड जेड स्कीम, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे जाएगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा और फिर वापस जाएगा, तो जेड जैसा दिख रहा है ना, इसलिए आप इसको जेड स्कीम बोलते हैं। अच्छा, क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन पीएस सेकंड से निकला था वो घूमता फिरता हुआ वहां चला गया, बट इसके पास नहीं आया। इसका मतलब है यहां इलेक्ट्रॉन लॉस प्रेजेंट।
हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस ऐसे होता रहा तो पीएच सेकंड तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों होते हैं। इलेक्ट्रॉन रेगुलरली लॉस हो रहा है, सनलाइट गिरती रहेगी, इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे और लॉस होता रहेगा। और अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन लॉस चलता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बर्बाद हो जाएगा, इसके पूरे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, पिगमेंट्स विल बी डिस्ट्रॉयड। और अगर पिगमेंट डिस्ट्रॉय हो गए तो आगे का प्रोसेस कैसे प्लांट करेगा? इसका मतलब एक चीज तो हमें समझ में आ रही है कि इसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे बहुत जल्दी। अगर आपने इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दिया ना तो ये कुछ टाइम में नष्ट होने वाला है, कुछ टाइम में डिस्ट्रॉय होने वाला है। इलेक्ट्रॉन लॉस को पूरा करता है H2O। इस ल्यूमेन के अंदर H2O ब्रेक होगा, किसके अंदर? इलेक्ट्रॉन में, H+ में और O2 में। और ये O2 इन्वायरमेंट में चली जाती है। कहां चली जाती है? तो इन्वायरमेंट के अंदर, इन्वायरमेंट में हमारे लिए। और ये इलेक्ट्रॉन PS सेकंड के पास आते हैं। मतलब जो PS सेकंड का इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है ना, उस इलेक्ट्रॉन लॉस को रिस्टोर करने का काम करता है H2O। अगर H2O नहीं होगा ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस पूरा नहीं होगा और प्लांट फोटोसिंथेसिस कुछ टाइम में बंद कर देगा। और यही तो वॉन नेल ने कहा था कि जो ऑक्सीजन निकलती है ना वो कहां से आती है? H2O से, जो यहां प्रूव्ड भी हो रही है। हालांकि ये चीज हमें वॉन नेल ने बताया था कि O2 ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑलवेज रिलीज फ्रॉम H2O। और क्यों रिलीज हो रही है, कैसे रिलीज होती है और कहां रिलीज होती है, ये आज हम पढ़ रहे हैं कि ल्यूमेन के अंदर H2O होता है, ब्रेक होता है। क्यों ब्रेक होता है? इसको इलेक्ट्रॉन देने के चक्कर में, और गलती से क्या निकलती है? O2। तो प्लांट हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं कि नहीं आप ऑक्सीजन ले लो, हम इतने अच्छे हैं कि एनिमल्स को ऑक्सीजन देंगे। नहीं, गलती से ऑक्सीजन निकल रहा है क्योंकि उसको अपनी कमी पूरी करनी है। मना कर दो प्लांट्स को कि कोई जरूरत नहीं है, मत दो ऑक्सीजन हमें, तो वो जानबूझ के उन्हें ऑक्सीजन देना ही पड़ेगा क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन लॉस पूरा करना है। अगर वो इसे बंद कर देंगे ना तो हमसे पहले तो वो मर जाएंगे, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन लॉस खत्म हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा, प्लांट में फूड बनेगा नहीं, वो प्लांट डिस्ट्रॉय। तो प्लांट अपने फूड बनाने के चक्कर में हमें गलती से ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो एक तो चीज हमारी ये क्लियर हो गई यहां पर कि एक्चुअल में नॉन साइक्लिक रिएक्शन से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला, घूमता फिरता हुआ उसके पास चला गया। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि ये प्रोसेस कहां चलता है, तो मेरा एक आंसर है ये प्रोसेस केवल ग्रेना पर चलेगा, केवल ग्रेना पर। आप बोलेंगे सर स्ट्रोमल थाइलेकोइड पे क्यों नहीं चलेगा? उसका रीजन है क्योंकि स्ट्रोमल थाइलेकोइड पे PS सेकंड नहीं होता है। डायग्राम में देखा था हमने, जैसे ये देखो बेटा, ये रहा स्ट्रोमल थाइलेकोइड, यहां केवल PS फर्स्ट है। जब PS फर्स्ट है तो यहां ये प्रोसेस चल ही नहीं सकता, ये प्रोसेस वहीं चलेगा जहां PS सेकंड होता है, और PS सेकंड होता है ग्रेना पर। इसलिए मैंने कहा कि प्रोसेस केवल ग्रेना पर चलेगा। 1 सेकंड, यहां पर दोनों पिगमेंट काम करते हैं, PS सेकंड भी और PS फर्स्ट भी। थर्ड पॉइंट, पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? फियोफाइटिन। अगर फियोफाइटिन ऑप्शन में नहीं है तो क्या लगाओगे? PQ, प्लास्टोक्यूनोन। नेक्स्ट पॉइंट, एक नॉन साइक्लिक रिएक्शन चलने से कितना ATP प्रोड्यूस होगा? 7 ATP। एक तो यहां पर बन रहा है और एक 2 NADPH2 यहां बनते हैं, इसका मतलब 6 ATP। मतलब एक बार जब नॉन साइक्लिक रिएक्शन चलेगा ना आपको 7 ATP मिलेंगे, जैसे साइक्लिक के चलने से केवल 2 ATP मिलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ? हम बोलेंगे यस, इलेक्ट्रॉन लॉस प्रेजेंट, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो वापस नहीं आया। तो इलेक्ट्रॉन लॉस को रिस्टोर कौन करता है? H2O स्प्लिटिंग। और H2O स्प्लिटिंग कहां होती है? ल्यूमेन में, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज एंड क्लोराइड। ये सब मैं लिखवा दूंगा आपको, लेकिन दो चाहिए हमें, मैग्नीज और क्लोराइड, इन दोनों की प्रेजेंस में ही होता है। अगर ये दोनों प्लांट के अंदर अगर मैग्नीज और क्लोराइड की डेफिशिएंसी है ना तो वाटर स्प्लिटिंग बंद हो जाएगा। वाटर स्प्लिटिंग के लिए कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ता है, उस कॉम्प्लेक्स में ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये सब पॉइंट्स मैं आपको लिखवा देता हूं, पहले आप इस डायग्राम को जल्दी से ड्रॉ करो, फिर मैं इसके पॉइंट्स लिख देता हूं। इसके पॉइंट्स लिख देता हूं क्योंकि यहां पर मेरे पास स्पेस नहीं है। आप इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर मैं इसके सब पॉइंट्स लिखा देता हूं जो भी पॉसिबल पॉइंट्स बनते हैं। तो नॉन साइक्लिक इज जेड स्कीम, पॉइंट्स मैं लिखा दूंगा, डायग्राम आपको नोट करना है। ये जेड जैसा दिखता है इसलिए आप इसको जेड स्कीम बोल रहे हैं। यहां दोनों पिगमेंट इन्वॉल्व है और एक बार नॉन साइक्लिक के चलने से टोटल कितने एटीपी बनते हैं? 7 एटीपी बनते हैं। गुड इवनिंग मनोज, लेट हो गया, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लेना और जहां से स्टार्ट कर दो। तो नॉन साइक्लिक रिएक्शन मतलब जेड स्कीम, और एक बार जेड स्कीम चलने से 7 एटीपी बन रहे हैं। सब पॉइंट्स मैं लिखा दूंगा, आप इसको जल्दी से ड्रॉ कर लो डायग्राम को, सबका मतलब भी लिखा दूंगा, व्हाट इज द PQ, व्हाट इज द FD, FD FRS तो लिखा चुका हूं ऑलरेडी।
PQ बचा है, प्लास्टोक्यूनोन बोलते हैं हम उसको। राहुल, आस्था, श्रेया, हुआ बेटा? ओके, चलो आगे चलते हैं। मैं इसके पॉइंट्स लिखा देता हूं आपको। ओके, अपन पॉइंट्स की बात करते हैं अब। फर्स्ट पॉइंट, इट कंप्लीट या इट अकर नहीं, पहला पॉइंट ये नहीं, फर्स्ट पॉइंट आप पिगमेंट से स्टार्ट करते हैं। इन विच PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड both pigment involved okay, second, it complete in grana, only in grana, क्योंकि स्ट्रोमल थाइलेकोइड पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां PS सेकेंड नहीं होता। तो इट कंप्लीट ओनली इन ग्रेना, वो दोनों पे जगह चलती है और ये ग्रेना पे चलती है। C, one non-cyclic reaction produce 7 ATP, और हमें पता है कि 7 ATP किस फॉर्म में होते हैं? 2NADPH2 प्लस 1 ATP, इसको आप इक्वल करके बोलते हैं 7 ATP। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन लॉस प्रेजेंट विच restore by water splitting। Next point, H2O splitting occur in lumen in presence of manganese and chloride, Mn+2 and Cl-। वेरी इंपॉर्टेंट, ये मिनरल्स में भी क्वेश्चन आता है, प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज एंड क्लोराइड। नेक्स्ट, 4H2O molecule break 4 या split 4 production of 1 molecule of O2। एक O2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करने के लिए 4H2O को ब्रेक होना पड़ता है। जब 4H2O ब्रेक होते हैं ना, तब 1H2, क्योंकि अपन अगर रिएक्शन के बेसिस पे देखेंगे ना, तो क्वेश्चन आया कि हाउ मेनी H2O मॉलिक्यूल ब्रेक फॉर 1 प्रोडक्शन ऑफ 1 O2, तो आप आंसर लगा देंगे 2H2O, क्योंकि आपको लगेगा यार 2H2O2 तो बना ही सकता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। 4H2O मॉलिक्यूल जब ब्रेक होते हैं ना, तब एक O2 का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। एक तो ये आप याद रखना। और क्या है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन। अगर फियोफाइटिन ऑप्शन में नहीं है तो आप लगा सकते हैं PQ मतलब प्लास्टोक्यूनोन। अच्छा, एक और बात बताऊं, ये एक्सेप्शन है PQ। exceptionally it is a हाइड्रोजन वेक्टर। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों है, तो उसका रीजन बताता हूं आपको। ये देखो इस डायग्राम को, यहां पर जो भी है ना, सब इलेक्ट्रॉन वेक्टर है। ये इलेक्ट्रॉन वेक्टर है, ये इलेक्ट्रॉन, सब इलेक्ट्रॉन को ले जाने काम करता है। ये एक्सेप्शन है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन को नहीं ले जाता, ये हाइड्रोजन को ले जाता है। इसलिए मैंने ये पॉइंट लिखाया कि एक्सेप्शनली इट इज ए हाइड्रोजन वेक्टर। कौन हाइड्रोजन वेक्टर है? PQ। तो आपने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं कि इन विच PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड बोथ पिगमेंट इन्वॉल्व, it complete only in grana, one non-cyclic reaction produce 7 ATP, electron loss present which restore by water splitting occur in lumen in presence of manganese and chloride, 4H2O molecule is split for production of one molecule of H2O, one molecule of O2, and first electron acceptor is phiophytin नहीं है तो आप आंसर लगा सकते हैं PQ मतलब प्लास्टोक्यूनोन, और exceptionally it is a hydrogen vector।
PQ एक्सेप्शन है क्योंकि ये हाइड्रोजन वेक्टर है, बाकी सब के सब इलेक्ट्रॉन वेक्टर है। इसका फायदा हमें आगे मिलेगा क्योंकि मैं एक थ्योरी पढ़ाऊंगा, वहां पर मैं याद दिलाऊंगा कि PQ जो है ना वो हाइड्रोजन वेक्टर है। तो ये सब पॉइंट्स लिख लो, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है ना वो इन पॉइंट्स में से आ जाते हैं। बाकी तो डायग्राम अपन ने बनाया है। कई बार सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि पिगमेंट का सीक्वेंस क्या है, तो सीक्वेंस कैसे समझ में आएगा? डायग्राम से। और अगर कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं तो वो यहां से क्लियर हो जाएंगे हमारे, कि कुछ भी पूछे हम आंसर दे सकते हैं। PS फर्स्ट एंड PS सेकंड दोनों पिगमेंट होते हैं। ये ग्रेना पर चलता है, एक नॉन साइक्लिक रिएक्शन 7 ATP प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है जिसको वाटर स्प्लिट पूरा करता है। वाटर स्प्लिटिंग कहाँ होता है? ल्यूमेन में होता है। किसकी प्रेजेंस में? मैग्नीज और क्लोराइड की प्रेजेंस में। कितने H2O मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे तब जाकर एक O2 बनेगा? 4 H2O मॉलिक्यूल। और एक इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? फियोफाइटिन। अगर ऑप्शन में फियोफाइटिन नहीं है तो हम प्लास्टोक्विनोन आंसर लगा सकते हैं। और PQ जो है वो एक्सेप्शन है क्योंकि वो हाइड्रोजन वेक्टर है, अदरवाइज सबके सब इलेक्ट्रॉन वेक्टर है। इन विच PS फर्स्ट एंड PS सेकंड बोथ पिगमेंट इन्वॉल्व। तो ये पिगमेंट्स हमारे पॉइंट्स क्लियर हुए, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। अच्छा, मैं आपको ना एक ब्रीफली एक आइडिया देता हूँ, ध्यान रखना बेटा। प्लांट्स जो होते हैं ना, कोई भी प्लांट्स, एक कॉमन प्लांट की बात कर रहा हूँ, प्लांट नीड 54 ATP फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। कई जगह 1 ग्लूकोज दिया होता है, 1 ग्लूकोज कुछ थोड़ी होता है, 1 मोल ही होता है। तो प्लांट्स नीड 54 ATP फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल ग्लूकोज। हमें पता है कि प्लांट को जितने भी ATP चाहिए ना वो सब कहां से आने वाले हैं? वो सब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक से आने वाले हैं। और 54 ATP बनाने के लिए साइक्लिक नॉन साइक्लिक को 6 टाइम चलना पड़ता है। तो मैं वही पॉइंट लिखा रहा हूं, प्लांट नीड 54 ATP फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज which produced by cyclic और नॉन साइक्लिक रिएक्शन। तो आपने कहा प्लांट नीड 54 ATP फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल ग्लूकोज विच प्रोड्यूस बाय साइक्लिक और नॉन साइक्लिक रिएक्शन। कैसे? ये साइक्लिक है, ये 6 टाइम चलेगा। आपको पता है एक बार चलता है तो साइक्लिक से कितने ATP बनते हैं? 2। जब ये दोनों 6 टाइम चलेंगे तो यहां हमें कितने ATP मिल जाएंगे? 12 ATP। नॉन साइक्लिक रिएक्शन भी कितनी बार चलेगा? 6 टाइम। ये भी 6 टाइम चल रहा है। आपको पता है नॉन साइक्लिक एक बार चलता है तो कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं? 7। अगर ये 6 टाइम चलेगा तो कितने होंगे? 42 ATP। तो ओवरऑल इन दोनों को अटैच कर दो तो कितना हो गया? 54 ATP। मतलब 54 ATP बनाने के लिए दोनों रिएक्शंस कितनी बार चलती है? 6 टाइम। क्योंकि आपको पता है कि प्लांट को अगर ग्लूकोज बनाना है तो उसे ATP चाहिए, और वो ATP कहाँ से आएंगे? साइक्लिक से आ जाएंगे या नॉन साइक्लिक से। अब मैंने आपको बता दिया कि एक प्लांट को ग्लूकोज बनाने के लिए 54 ATP चाहिए, और उन 54 ATP को बनाने के लिए साइक्लिक और नॉन साइक्लिक को 6 टाइम कंप्लीट होना पड़ेगा। अगर साइक्लिक 6 बार चलेगा, 6 टाइम चलेगा तो 12 ATP प्रोड्यूस होंगे। नॉन साइक्लिक 6 टाइम चलेगा तो 42 ATP प्रोड्यूस हो जाएंगे। दोनों को मिला दिया जाए तो 54 ATP बन जाएंगे। इसलिए मैंने ऐसे लिखा, तो आप नोट लगा के नीचे नोट कर लो, ये नोट लगा के इसको लिख लेना कि प्लांट्स नीड 54 ATP फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सीधा आता है, हाउ मेनी ATP रिक्वायर्ड टू प्लांट फॉर प्रोड्यूस ए 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। तो 1 मोल ग्लूकोज बनाने के लिए 54 ATP चाहिए, और 54 ATP बनाने के लिए साइक्लिक नॉन साइक्लिक को 6 टाइम चलना पड़ता है। कैलकुलेट करके देख लिया हमने, एग्जैक्टली यस 6 टाइम चलना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। फोटोसिंथेसिस इज ए रेडॉक्स एनाबोलिक एंड एंड्रोगोनिक रिएक्शन। एनाबोलिक इसलिए क्योंकि बनता है, एंड्रोगोनिक इसलिए क्योंकि एनर्जी का यूज होता है, रेडॉक्स इसलिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होते हैं। मैं पूछूं किसका ऑक्सीडेशन होता है तो आप बोल सकते हैं H2O का। किसका रिडक्शन होता है? CO2 का। फर्स्ट फोटोसिंथेसिस डन बाय बैक्टीरिया, बट फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन इवॉल्व्ड बाय ब्लू ग्रीन एल्गी या प्रोड्यूस्ड बाय ब्लू ग्रीन एल्गी। और फोटोसिंथेसिस में 2 टाइप की रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन ऑल्सो नोन एज हिल रिएक्शन, क्योंकि रॉबर्ट हिल ने एक्सप्लेन किया था। डार्क रिएक्शन ऑल्सो नोन एज ब्लैकमैन रिएक्शन, क्योंकि ब्लैकमैन ने एक्सप्लेन किया था। Light reaction occur in grana and dark reaction occur in stroma. What the aim of light reaction? The final aim of light reaction is production of ATP with the help of light. मतलब light को absorb करेगा, ATP बनाएगा।
और लाइट की हेल्प से एटीपी बनता है, इसलिए ऑल्सो नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मतलब एटीपी बनना और फोटो मतलब लाइट से, तो लाइट से एटीपी बनना लाइट रिएक्शन में होता है, इसलिए आप लाइट रिएक्शन को बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। डार्क रिएक्शन का टारगेट है CO2 और H2 को पकड़ के ग्लूकोज बनाना, बट उसके लिए इसको एटीपी चाहिए, और वो एटीपी कहां से आते हैं? लाइट रिएक्शन से, जो कि मैंने एक डायग्राम में आपको पूरा समझा रखा है। ये रहा लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या बना रहा है? एटीपी, और उस एटीपी के हेल्प से क्या बनता है? CO2 H2 मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं। अगर अपन आगे चले तो फिर अपन ने कहा कि लाइट रिएक्शन दो टाइप से एटीपी बनाएगा, साइक्लिक तरीके से और नॉन साइक्लिक तरीके से। हमने इसी के साथ पढ़ लिया था कि ग्रेना पर दोनों टाइप के पिगमेंट होते हैं और स्ट्रोमल थाइलेकोइड पर एक ही, और स्ट्रोमा में कोई पिगमेंट नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो डार्क रिएक्शन चलती है। फिर हम और आगे आए, हमने पढ़ा लाइट रिएक्शन। जब 700 नैनोमीटर या इससे ज्यादा की वेवलेंथ की लाइट गिरती है तो PS फर्स्ट एक्टिव होता है, इलेक्ट्रॉन जाता है FRS, FD, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, PC और वापस लौट आया। जब इलेक्ट्रॉन ऐसा सर्कल बना रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड साइक्लिक रिएक्शन। और इस पूरे प्रोसेस के चलने से आपको 2 ATP मिलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ नहीं, पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था? FRS। तो पॉइंट पॉसिबल जो थे वो हमने लिख लिया कि रिएक्शन कहां चलता है? ग्रेना और स्ट्रोमल थाइलेकोइड दोनों जगह पर चलता है, बिकॉज यहां दोनों जगह PS फर्स्ट मिलता है। और आपने कहा कौन सा पिगमेंट इन्वॉल्व है? PS फर्स्ट। इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होगा, पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? FRS। मान लीजिए कि FRS ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर लगाना है FD, फेरेडोक्सिन। व्हाट इज द FRS? FRS is a ferrous sulfur protein. It also known as ferrous reducing substrate. Okay? फिर फिफ्थ पॉइंट लिखा, वन साइक्लिक रिएक्शन प्रोड्यूस 2 ATP। लास्ट लिख रहे हैं PC, कॉपर होता है, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट। फेरेडोक्सिन और FRS के पास आयरन होता है Fe की फॉर्म में, दैट्स व्हाई आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। फिर अपन चल गए नॉन साइक्लिक पर, ऑल्सो नोन एज जेड स्कीम बिकॉज इट लुक लाइक जेड, है ना, इस तरह से। क्योंकि जब 700 नैनोमीटर या इससे लेस की लाइट गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन जाएगा फियोफाइटिन, देन PQ, साइटोक्रोम, PC, PS फर्स्ट, FRS, FD, और फाइनली FD से इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेता है? NADP प्लस, और क्या बन जाता है? 2 NADPH2। फिर जो भी पॉसिबल पॉइंट हमें यहाँ पर दिख रहे हैं उसको अपन ने लिखा कि कौन सा पिगमेंट है? दोनों पिगमेंट है। कहाँ चलेगा? ग्रेना पर। कोई क्वेश्चन आया कि ग्रेना पर ही क्यों चलेगा, तो आप बोलेंगे क्योंकि ग्रेना ही वो जगह है जहां पर PS सेट सेकंड पिगमेंट मिलता है। वन नॉन साइक्लिक रिएक्शन कितने ATP प्रोड्यूस करेंगे? 7। इलेक्ट्रॉन लॉस होता है? यस होता है। तो फिर उसको पूरा कौन करेगा? वाटर। वाटर स्प्लिट कहाँ होता है? ल्यूमेन में। किसकी प्रेजेंस में? मैग्नीज और क्लोराइड की प्रेजेंस में। हाउ मेनी H2 ब्रेक फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 ATP? तो सीधा आंसर जाएगा 4 H2O जब टूटेंगे तब एक O2 बनेगा। एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज फियोफाइटिन। फियोफाइटिन ऑप्शन में नहीं है तो PQ लगा देंगे। PQ अपने आप में खुद एक्सेप्शन है, बिकॉज यहां जो भी हमने पढ़ा था ये सब इलेक्ट्रॉन वेक्टर है, बट ये एक्सेप्शनली ये हाइड्रोजन वेक्टर है। ये आपका साइक्लिक और नॉन साइक्लिक खत्म हुआ। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक जब 6 टाइम चलते हैं तब 54 ATP बनते हैं, और इन 54 ATP की हेल्प से प्लांट एक ग्लूकोज बनाता है। ओके, ये अपन ने पढ़ा था। अब अपन इसके आगे हैं वो कल पढ़ेंगे। यहां तक सबका क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो वो आराम से पूछ सकता है, सिर्फ टाइप करके छोड़ दिया करो, मैं देख लूंगा। आज पढ़ोगे तो कल भी पूछ सकते हो, कभी भी, ठीक है। ओके, बाकी नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। आप इसको पढ़ना, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट से बता देना ताकि मैं उसको रिवाइज करा दूंगा वापस। ओके, बाय बाय।